students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named The Mauryan Empire. In this chapter we will read about the Chandragupta Maurya Empire जो कि पूरे इंडिया में almost all over India फैला हुआ था. Okay? Mauryan Empire. Nanda king ruled Magdha by the 4th century BC. Magdha had emerged as the most powerful kingdom in the north. The Nandas had acquired huge wealth through taxes and kept a huge army, but they were not popular rulers. They paid a little attention on the welfare and betterment of the people. मगधा जो कि एक बहुत फ्लोरिश रीजन था, वहाँ एक पावरफुल किंगडम था नंदा. ओके, तो नंदा के पास, नंदा जो किंगडम था उनके पास बहुत वेल्थ थी. कैसे? वहाँ पर जो मगधा में जो खेती होती थी वहाँ से टैक्स वो कलेक्ट करते थे और एक ह्यूज आर्मी वो मेंटेन करते थे. लेकिन वो इतने पॉपुलर रूलर नहीं थे, लोग उनको इतना लाइक नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ की बेटरमेंट के लिए वो कोई अटेंशन नहीं दे रहे थे. उनमें से ही नंदा कोर्ट में से ही एक डिसमिस्ड ब्राह्मण मिनिस्टर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य से हेल्प लेता है. दे रेज्ड एन आर्मी टुगेदर एंड अटैक्ड पाटलिपुत्र. वो किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक आर्मी खड़ी करता है और पाटलिपुत्र पर अटैक करता है. धनानंदा द लास्ट नंदा किंग वॉज ओवरथ्रोन एंड किल्ड. और उस युद्ध में धनानंदा जो कि लास्ट नंदा किंग था उसको मार दिया जाता है. इन इंडिया द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर वॉज द मौर्यन एम्पायर. इन इंडियाज रिकॉर्ड हिस्ट्री इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट डायनेस्टी. और इंडियाज में जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है, उससे पता लगता है कि मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर शुरू हुआ लास्ट नंदा किंग को मारकर, वो मौर्यन एम्पायर सबसे ग्रेट एम्पायर रहा है अब तक का और फर्स्ट डायनेस्टी भी थी. चंद्रगुप्त built up a vast empire which include Bihar, Odisha and Bengal, western and northern India and the Deccan. The main sources of information about the Mauryan period are ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया. मौर्यन ने कॉन्क्यूर कर लिया था. ये चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं? हमें 4 सोर्सेज से पता लगती है. फर्स्ट इज इंडिका जो मेगस्थीन्स ने लिखा है, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका एंड कॉइन्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर. नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर. फर्स्ट इज अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है. कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. इन दिस बुक कौटिल्य ने एक्सप्लेन किया है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो किस टाइप की थी और कैसे वो एफिशिएंटली काम करती थी. सेकंड इज इंडिका. The Indica written by Megasthenes in Greek. Megasthenes was an ambassador of Seleucus Nectar who spent some time at the court of Chandragupta. Unfortunately, only fragments of this account are available. सिर्फ हमें कुछ ही टुकड़े इस बुक के मिले हैं और कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं जिनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन का, मौर्यन एम्पायर की इन्फॉर्मेशन का पता लगता है. एंड Chandragupta soon conquered the whole of Punjab. He then fought Seleucus Nectar before his return to Greece and inflicted a crushing defeat on him. उसके बाद Seleucus Nectar को वो हरा देते हैं and Seleucus was forced to surrender. और Seleucus को क्या करना पड़ता है? सरेंडर करना पड़ता है. Seleucus उस सरेंडर में अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और एक गुडविल के लिए चंद्रगुप्त मौर्य 500 एलिफेंट Seleucus को प्रेजेंट गिफ्ट करता है. और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए चंद्रगुप्त एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम था मेगस्थीन, उसको अपने कोर्ट में रहने की इजाजत दे देता है, जिसने ये बुक लिखी इंडिका. ओके, चंद्रगुप्त वेंट ऑन टू कॉन्क्यूर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. हिज एम्पायर इंक्लूडेड द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. ज़्यादातर पूरा सेंट्रल इंडिया जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के ने कॉन्क्यूर कर लिया था. नाउ बिंदुसारा. चंद्रगुप्त ने
पूरे वास्ट एम्पायर पे ऑलमोस्ट 25 ईयर तक रूल किया। उसकी डेथ के बाद नेक्स्ट बिंदुसारा जो चंद्रगुप्त का बेटा था वो सक्सेसर बन जाता है। वो भी एक बहुत एफिशिएंट रूलर था। उसने मौर्यन एम्पायर को और भी स्ट्रेच किया। ही एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर एज फॉर south as Mysore. Thus, he ruled over almost the whole of India. But the region of Kalinga, present-day Odisha, and the kingdoms of the extreme south were not part of his empire. He maintained good relations with the Greeks and rulers of Syria and Egypt. दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, ग्रीक लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया उसने कॉन्क्यूर कर लिया था, लेकिन कलिंगा अभी भी उनके अंडर नहीं था। द किंगडम ऑफ द एक्सट्रीम साउथ वर फ्रेंडली टू द मौर्यन, सो द मौर्यन डिड नॉट ट्राई टू कॉन्क्यूर देम, बट कलिंगा refused to accept the overlordship of the Mauryan. A great war with Kalinga took place during the reign of Bindusara's successor Ashoka. This war had far-reaching consequences. और उसके बाद जब कलिंगा के किंग ने ओवरलॉर्डशिप मानने से इनकार कर दिया तो एक ग्रेट वॉर ऑफ कलिंगा होती है बिंदुसारा सक्सेसर अशोका के बीच में और कलिंगा का जो किंग था उसके बीच में। नाउ हु वाज अशोका? After Bindusara, his son Ashoka inherited the Mauryan Empire. He was the most famous of the Mauryan king. He was a brave warrior and wanted to extend the boundaries of his empire further. He decided to conquer Kalinga and include it in his empire. ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जो था वो मौर्यन एम्पायर ने कॉन्क्यूर कर लिया था। बिंदुसारा के बाद नेक्स्ट किंग आता है अशोका, और अशोका ने भी पूरा इंडिया को अपनी जो बाउंड्रीज थी मौर्यन एम्पायर की उसको एक्सटेंड किया, और वो कलिंगा को भी मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड करना चाहता था। इसीलिए एक वॉर होती है, वॉर विद कलिंगा। Ashoka raised a large army and attacked Kalinga. The Kalingans, who loved freedom, fought bravely but were defeated. The last battle was fiercely fought. Both sides suffered heavy losses. About 1 lakh Kalingans died in the war. और दोनों साइड से बहुत ज़्यादा लॉस होता है और यहाँ बहुत सारे कलिंगन्स इस वॉर में मारे जाते हैं। Now effects of the Kalinga war. The Kalingan War resulted in huge loss of life and property. Thousands of people were killed or wounded. बहुत ज़्यादा लोगों की जान और माल को नुकसान होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, और जो ये वॉर थी अशोका की लाइफ को ये वॉर बिल्कुल चेंज कर देती है। The horrors of war created a storm in Ashoka's mind. His heart was moved to see the misery of man. He decided that he would not fight any more war. और उससे उसका जो दिल है बिल्कुल चेंज हो जाता है। लोगों को दुख देखकर वो डिसाइड करता है कि जो कलिंगा की वॉर है ये मेरी लास्ट वॉर है, इसके बाद मैं और वॉर फोर्ट नहीं करूँगा। इंस्टेड ही वुड ट्राई एंड परस्यूड पीपल टू लिव इन पीस। थस द ब्लड बाथ ऑफ द कलिंगा वॉर चेंज्ड अशोका कम्प्लीटली। और इस तरीके से कलिंगा की वॉर ने अशोका की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। नाउ अशोकाज एडिक्ट्स। अब अशोका ने कुछ एडिक्ट लिखने शुरू किए आफ्टर 12th ईयर ऑफ हिज रीजन। Those edicts proclaimed his ideas on various matters such as religion, good government and correct conduct toward one another. जो उनके सोच के बारे में बताते हैं एडिक्ट्स, जैसे कि रिलीजन के बारे में वो क्या सोचते थे, गुड गवर्नमेंट कैसी होती है और दूसरों के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। द एडिक्ट्स वर सेंट टू ऑल प्रोविंसेस ऑफ हिज एम्पायर. ही गोट देम एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स सो दैट पीपल कुड रीड देम इजीली एंड कम टू नो अबाउट द नोबल आइडियाज ऑफ देयर किंग. और हर एक जगह पर उन एडिक्ट्स को फैला दिया गया था ताकि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो जान पाएं जो उनका किंग है उसकी सोच कैसी है. द एडिक्ट्स वर इन द प्राकृत लैंग्वेज बट वर जनरली रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. प्राकृत लैंग्वेज में है पर ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई ताकि कॉमन पीपल को समझ आ सके. सम ऑफ हिज एडिक्ट फाउंड इन अफगानिस्तान वर ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन द Khashoggi and Greek languages. The main purpose of these edicts was to bring his subjects out of ignorance and show them the right path. कि लोगों को right path दिखाने का मेन मकसद था इन edicts का. Importance of Ashoka's inscriptions.
अशोका ने ये जो इंस्क्रिप्शन की, यानी जो एडिक्ट जो फैला रहा था दीवार पर, जो लिखवा रहा था, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कोई भी प्रीच को वॉल पर प्रिंट आउट कराना या उसको लिखवाना, इंस्क्रिप्ट कराना, दैट इज़ इंस्क्रिप्शन। तो जो भी अशोकास के एडिक्ट थे वो लोगों की पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड लिटरेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते थे। एक्सटेंट ऑफ अशोका एम्पायर। ऐसा हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि जो अशोका का एम्पायर है, फ्रॉम द प्लेसेस वेयर हिज रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, जहाँ जहाँ उनके लिखे हुए आइडियाज़ यानी एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वहीं से पता लगता है हमें यहाँ यहाँ अशोका का एम्पायर होगा। इट इज़ एविडेंट दैट हिज एम्पायर stretched from Kabul in the north to Mysore in the south, and from the Bay of Bengal in the east to the Arabian Sea in the west. Now, Ashoka's administration. Ashoka's edicts make us aware of the fact that his state officials constantly tour the land and attend to people's grievances. Hospitals, roads with trees on both sides were constructed. Rest houses were made for travelers and wells were dug to provide drinking water. जो भी अशोकास के फॉलोअर थे, अशोका के जो चाहने वाले थे, वो लोगों की लाइफ का दुख दूर करने के लिए कोशिश करते रहते थे। लोगों के लिए हॉस्पिटल्स उन्होंने बनवाए, रोड बनवाए और पेड़ों को रोड के दोनों साइड लगवाया। रेस्ट हाउसेस बनवाए ताकि ट्रैवलर्स को आसानी हो सके रुकने के लिए, और बहुत सारे वेल भी डग कराए ताकि पीने का पानी मिल सके। अशोकास एडिक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप: रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट्स एंड केव एडिक्ट्स। अशोका के जो एडिक्ट थे वो 3 टाइप के थे: रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव एडिक्ट्स। Ashoka's administration was so good that it set a precedent for further kings to follow. अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो उसकी गवर्नमेंट चलाने की जो नीति थी, वो इतनी अच्छी थी कि हम कह सकते हैं आने वाले जो किंग हैं वो भी उनको फॉलो करते थे। नाउ अशोकास धमा। अशोकास के जो भी रॉक इंस्क्रिप्शन थे, पिलर एडिक्ट थे, केव इंस्क्रिप्शन थे, उनसे हमें पता लगता है कि जो अशोका थे वो बुद्ध धर्म के लवर थे एंड द प्रिंसिपल ऑफ धमा पर वो बिलीव करते थे। टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव द यंग, फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ, religious tolerance, charity, non-violence, and to always lead a pious life, and are the basic tenets of Dhamma. He appointed officials called Dhamma Mahatmas to propagate Dhamma. Thus, it soon became very popular. और उन्होंने एक धर्म धमा के नाम से पॉपुलर किया, जो कि अशोका धर्म को बताता है कि लोगों से प्यार करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक रिलीजन को टॉलरेट करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, नॉन वायलेंस अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। और ये बातें लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कुछ महात्मास जो थे उनको अपॉइंट कर रखा था ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सके। नाउ अशोका एंड बुद्धिज़्म। अशोका का जो रिलीजन था, जो उसकी सोच थी, वो बुद्धिज़्म से काफ़ी मिलते जुलते थी, इसीलिए वो बुद्धिज़्म रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए। फ्रॉम हिज एडिक्ट्स आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा इट इज़ एविडेंट दैट ही बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म एंड मेड सीजलेस एफर्ट्स टू प्रोपगेट इट। और उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। Some addicts also laid down rules about the how Buddhist monks and nuns were expected to live. He announced punishments for those causing a rift in Buddhism and made periodically tours to important Buddhist holy places. He sent missionaries not only in India but to foreign countries. He also ended the rift in Buddhism. उनका जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने का तरीका था, लोगों तक पहुंचाने का तरीका था, वो बहुत अलग था। जो भी लोग बुद्धिज़्म में फॉलो नहीं करना चाहते थे वो उनको पनिशमेंट देते थे। जो भी बुद्धिज़्म मतलब प्रीच नहीं करने देते थे रिलीजन को, वो उन्हें पनिश करते थे। अपने मिशनरीज़ को इंडिया में हर एक कोने तक भेजा, इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी उन्होंने भेजा ताकि बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसको स्प्रेड कर सकें। नाउ अशोकास कैरेक्टर।
जो अशोका के एडिक्ट हैं उनसे हमें काफ़ी कुछ अशोका के करेक्टर के बारे में पता लगता है कि उन्हें एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार था, एंड ही रिस्ट्रिक्टेड द स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इन हिज किंगडम एंड मेड हॉस्पिटल्स दैट केयर्ड फॉर सिक एनिमल्स। और एनिमल्स हंटिंग पर उन्होंने रोक लगाई और ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जहाँ सिक एनिमल्स का इलाज किया जा सके। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज people. He writes in the Kalinga Edict, all men are my children, and just as I desire for my children that they should obtain welfare and happiness both in this world and the next, the same do I desire for all men. कि सारे जितने भी देशवासी हैं वो मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं अपने बच्चों से आशा करता हूँ कि वो खुशियाँ फैलाएं, लोगों की देखभाल करें, ऐसे ही सब लोग ऐसा ही करें, ये उनका मानना था। नाउ रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उनसे हमें जो अशोका का रिलेशन था फॉरेन कंट्रीज से उनके बारे में पता लगता है। बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे उनके म्यांमार, श्रीलंका, सारिया और इजिप्ट कंट्री के साथ। बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशनरीज उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में भेजा था। इस तरीके से बुद्धिज्म रिलीजन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। नाउ अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स। अशोका चाहते थे कि अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के जो लोग हैं वो शांति से एक साथ रहें और एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें। थ्रू द 12th रोक एडिक्ट ही नोटिफाइड ऑल रिलीजन शुड फ्लोरिश, spiritual strength should increase. This is done in many ways. The root lies in controlling one's speech, so avoid praising one's own religion and speaking ill of the religion ऑफ अनदर। और उनका कहना था जो 12th रोक एडिक्ट पर लिखा है कि हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इससे हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ग्रो होगी। अपने हमेशा अपने रिलीजन की प्रेज नहीं करनी चाहिए और दूसरे रिलीजन को हमेशा नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। नाउ मौर्यन आर्ट। From the idols, pillars and caves sculpted during this period, we get an idea of the vast strides taken by art during this period. Ashoka set up pillar 15 to 18 meter high. अशोका ने जो पिलर बनवाए थे एडिक्ट करने के लिए, जो केव्स में बनवाए थे या पिलर बनवाए थे इंस्क्रिप्शन के लिए, वो बहुत ही अलग हैं और उनको मौर्यन आर्ट का नाम दिया गया है। जो अशोकास के पिलर थे वो 15 to 18 मीटर हाई होते थे एंड इट वाज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। सम ऑफ दीज पिलर्स जो थे उनका इतना ज़्यादा वेट था, अबाउट 50 टन्स। सच पिलर्स वर कॉल्ड स्तंभ। जो बड़े बड़े पिलर थे उनको स्तंभ का नाम दिया गया। द पॉलिश गिवन टू द रॉक्स एंड द वॉल्स ऑफ द केव्स ऑफ बाबर हिल्स इज अनबिलीवेबल। और बाबर हिल्स में जो उनकी केव्स बनी हुई हैं वो बहुत अद्भुत हैं। जो रॉक की ये केव्स हैं वो ऐसा लगता है उन पे जो पॉलिश की गई है वो बिल्कुल मेटेलिक शीट जैसा फील होता है। In Ashoka's time, there were many religious sects. There were Brahmins, Sharmans, Buddhists, the Jains, and other religions who quarreled bitterly. Ashoka convinced them all to follow the line of virtue, शील and respect each other religious. अशोका के टाइम पर बहुत सारे रिलीजन थे जो आपस में एक दूसरे से अच्छा बताने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अशोका ने सब लोगों को समझाया कि सबको एक लाइन ऑफ विर्चू, जिसको शील का नाम दिया गया है, वो फॉलो करना चाहिए और हर एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑल पीपल शुड लिव इन यूनिटी एंड पीस। सब लोगों को एकता के साथ, शांति के साथ रहना चाहिए। द धम्मा महात्मा encouraged pity, kindness, alms giving, truthfulness, cleanliness, purity, gentleness, virtuosity, and show respect to parents, teachers, the old, Brahmins, Sharmans, downtrodden, destitute, the poor, servants, and slaves. He exhorted his sons and grandsons to work for the spread and enhancement of Dhamma till the sun and moon shine. और इन सेम चीज़ों के लिए धम्मा, जिसका मतलब है ट्रूथफुलनेस, लोगों की रिस्पेक्ट करना,
प्योरिटी के साथ रहना, और ब्राह्मण्स की, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, पुअर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। इवन अपने बेटे और अपने ग्रैंडसन को भी उन्होंने एग्जिस्ट किया, रिक्वेस्ट की कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उन्हें धम्मा को स्प्रेड करना है। अशोका एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। Not only in Indian history but throughout the world, Ashoka's name is famous. Buddhism became one of the most popular religion due to his untiring effort in the world. और बुद्धिज़्म रिलीजन जो है उनके बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के कारण ही इतना ज़्यादा फेमस हुआ है। पर्सनल एग्जाम्पल, by following the principle of Dhamma in his own life, Ashoka get an example for the people. He gave up his earlier luxurious lifestyle, stopped hunting, and renounced the policy of war. He treated his subjects like his children. He preached tolerance and respect for all religions. All these impressed the public and they were greatly influenced by him. Personal example, अशोका एक किंग थे, अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर उन्होंने बहुत सिंपल लाइफ जीनी शुरू की थी, अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर लिया था, शिकार करना छोड़ दिया था, वॉर को ख़त्म कर दिया था, और अपने जो प्रजा थी उसको अपने बच्चों की तरह वो ट्रीट करते थे और दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे। इनसे जो कॉमन पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई और धम्मा रिलीजन या बुद्धिज़्म रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुई। नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज। Ashoka undertook tours for the propagation of Dhamma. He periodically toured all the important places related to Buddhism. और धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे टूर किए, बहुत सारे धार्मिक स्थल भी बनवाए ताकि बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। अशोका के फ्रेंडली रिलेशंस थे आसपास की कंट्रीज़ के साथ। बहुत सारे मिशनरीज उन्होंने भेजे थे बुद्धिज़्म रिलीजन के लिए। अपना खुद का बेटा महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा ताकि वो बुद्धिज़्म को प्रीच कर सके। और किंग ऑफ श्रीलंका वो उनके बुद्धिज़्म प्रीच से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि बुद्धिस्ट रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। अबाउट 70% ऑफ द पीपल इन श्रीलंका आर बुद्धिस्ट। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महात्मास। To propagate of Buddhism, Ashoka appointed officials known as Mahamatras. They persuaded people to live their lives according to the principle of Buddhism. जो लोगों को बताते थे, उन्हें समझाते थे कि उन्हें अपनी जो लाइफ है वो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग सिंपल व्यतीत करनी है। Now, education through edicts. Ashoka got the ruling principles of Buddhism inscribed on rocks and stone pillars. The intention behind this measure was to teach the people about Buddhism. Edict से उन्हें एक तरीके से वो शिक्षा देते थे, लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाते थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। To resolve the conflict between the two, that is Mahayana and Hinayana, Buddhist sects, Ashoka organized the Third Buddhist Council. This council infused fresh enthusiasm in Buddhist at पाटलिपुत्र। बुद्धिज़्म रिलीजन जो था वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, महायाना एंड हिनायाना। तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए, इन दोनों का बीच का रास्ता निकालने के लिए अशोका ने एक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल शुरू की और जिससे एक फ्रेश सोच का निर्माण किया गया, फ्रेश बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड किया गया। नाउ फॉरेन मिशन। अशोका ने बहुत सारे मिशनरीज जो थे वो दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजे थे, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, सायरिया एंड इजिप्ट। ही सेंट हिज डॉटर संघमित्रा एंड सन महेंद्र टू स्प्रेड बुद्धिज़्म इन श्रीलंका। दस बुद्धिज़्म स्प्रेड फार एंड वाइड। नाउ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन रूलर जो थे वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। दे टुक सेवरल स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, किंग एंड हेड मिनिस्टर्स।
The king was the head of the government. He ruled from the capital city of Patliputra. There was a council of minister, जिसको मंत्री परिषद कहते थे, to help and advise the head of the government, जो king की help करते थे, उन्हें advise करते थे. Beside these, the king appointed a number of officers who carried out his orders. इनके अलावा किंग ने कुछ अलग ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर रखे थे जो मंत्री परिषद और किंग के ऑर्डर को फॉलो करते थे. नाउ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अब मौर्यन एम्पायर इतना ज़्यादा फैला हुआ था तो प्रोविंस के अकॉर्डिंग कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. देयर वर 4 बिग प्रोविंसेस इन द एंटायर एम्पायर. ईच प्रोविंस वाज रूल्ड बाय अ वाइसरॉय who was directly under the king. There were further divisions of the province that were districts. Districts were ruled by pardesikas. The administration in the district were looked after by several officers. Some collected taxes and worked as judges. Nagarikas looked after the towns. इस तरीके से जो पूरा साम्राज्य था उसको रूल किया गया था. जो पूरे प्रोविंस को 4 प्रोविंस में बांटा गया था. पूरे मौर्यन एम्पायर को 4 प्रोविंस में बांटा गया था. हर एक प्रोविंस का एक वाइस रॉय होता था जो वहाँ पर रूल करता था. एंड प्रोविंस को आगे डिस्ट्रिक्ट में और फिर टाउन में बांटा गया था और अकॉर्डिंगली ऑफिसर्स अलॉट किए गए थे ताकि वो वहाँ पर गवर्न कर सके. नेक्स्ट इज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. Village administration was in the hands of the Ahar. Each village had its own group of officers who kept a record of people and animals. They were also responsible for collecting taxes. हर एक गांव में एक आहार होता था जो पूरे गांव को एडमिनिस्ट्रेट करता था और उनके अपने ऑफिसर्स होते थे जो लोगों और एनिमल के पूरा रिकॉर्ड रखते थे और उनसे टैक्सेस कलेक्ट करते थे. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स. Administrative work was divided over a number of departments. Each department had its own chief of superintendent. The city was administrated by a council and 6 board. इस तरीके से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग डिपार्टमेंट थे. हर एक डिपार्टमेंट का अपना चीफ होता था और उसके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जिनको हम 6 बोर्ड्स के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट इज सिटी ऑफ पाटलिपुत्र. According to Megasthenes, पाटलिपुत्र was a large and beautiful city. और जो घरों की दीवारें थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल थी. हाउसेज वर बिल्ट ऑफ वुड बट द किंग्स पैलेस वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन. जो पूरा पाटलिपुत्र की जो सिटी थी उसको एक 4 दीवारी के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल के साथ कवर किया गया था. जो लोगों के घर थे वो वुड के बने होते थे लेकिन किंग का जो महल था पैलेस था वो स्टोन का बना होता था. द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त वॉज अ स्प्लेंडेड साइट. मेगास्थीन was highly impressed by it. The king led a luxurious life. The king looked after his subjects well and was always ready to listen to the complaints of the people. Chandragupta maintained a large army and a large part of taxes was spent on it. चंद्रगुप्त बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था. एक बड़ी आर्मी उन्होंने मेंटेन कर रखी थी और लोगों से टैक्स वो लेते थे वो अपना आर्मी पर और अपने जो साम्राज्य में रहने वाले लोग थे उनके वेलफेयर पर खर्च करते थे. तो मेगास्थीन जो थे उनकी लाइफस्टाइल से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. अ काउंसिल ऑफ 30 members which was divided into 6 committee of 5 members ruled Patliputra. The first committee looked after industries concerned with the art. Second looked with the foreigners. थर्ड जो है वो बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड रखते थे. फोर्थ वॉज अ कमेटी दैट रेगुलेटेड ट्रेड एंड मेजर, जो व्यापार से संबंधित चीज़ें देखते थे. एंड फिफ्थ लुक्ड आफ्टर द सेल्स ऑफ गुड, जो सेल्स देखते थे. एंड 6 कलेक्टेड टैक्सेस. इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 6 बोर्ड में 6 कमेटी में डिवाइड किया गया था. नेक्स्ट इज सोसाइटी. सोसाइटी को 4 वर्ण एज मैंशनड इन अर्थशास्त्र, 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था सोसाइटी को. द एडिक्ट्स ऑफ अशोका ऑल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम. द ब्राह्मण्स कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. दे डिड नॉट पे taxes to the king. Agriculture was the
chief occupation of the people. The farmer lived in the villages. Beside them, weaver, blacksmith, potters and carpenters lived in the villages and town. ट्रेड फ्लोरिश्ड। और वर्ण सिस्टम था उस टाइम, जाति सिस्टम था। ब्राह्मण जो थे वो सुपीरियर क्लास के माने जाते थे, वो किंग को कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। लोग क्या करते थे उस टाइम, एग्रीकल्चर करते थे। फार्मर जो थे वो गांव में रहते थे, और फार्मर्स के अलावा वहाँ पर कुछ वीवर, ब्लैकस्मिथ, पोटर और कारपेंटर भी रहते थे। नाउ the glory of Mauryan art can be glimpsed in the edicts of Ashoka. These edicts were inscribed on rocks and tall pillars made of sandstone. The pillars were beautifully polished and shone like mirror. The pillars at Sarnath had 4 lions carved on top. After independence, our government decided to use these design based on lions as the national emblem of India. मौर्यन एम्पायर फर्स्ट एम्पायर था, एक वास्ट एम्पायर और फर्स्ट डायनेस्टी थी, और इतना ग्रेट एम्पायर था कि जो एडिक्ट बने हुए हैं उन टाइम के वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, शीशे की तरह चमकते हैं। और जो पिलर है सारनाथ में जिस पर 4 लायन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने उसको नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया घोषित किया। नाउ द एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इतना ग्रेट एम्पायर एंड कैसे हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका द मौर्यन एम्पायर बिगेन टू ब्रेक अप। देयर वर सेवरल रीजन बिहाइंड दिस। फर्स्ट इज द सक्सेसर ऑफ अशोका वर वीक। जो अशोका के बाद जो नए किंग आए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। द वेरियस रीजन्स ऑफ द एम्पायर वर कट ऑफ फ्रॉम वन अनदर बाय ग्रेट डिस्टेंसेस। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, पूरे इंडिया में फैला हुआ था अशोका एम्पायर, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था। थर्ड इज द लेटर मौर्यन किंग्स कुड नॉट कलेक्ट इनफ टैक्सेस टू मेंटेन अ लार्ज डिस्टेंसेस। उसके बाद जो अशोका के बाद जो नेक्स्ट किंग्स आए वो इतना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते थे कि वो इतना लंबा जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर पाएं। द गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस took advantage of the weakness of Ashoka's successor and declared their independence. जो मौर्यन एम्पायर को रूल करने के लिए 4 प्रोविंस बनाए गए थे, वो जैसे ही वो देखते हैं अशोका के जो सक्सेसर हैं वो वीक हैं, वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। Around 232 BC, Ashoka passed away. After him, the provinces started breaking away as his successors were not able rulers. India was invaded by Bactrian rulers around 205 BC. They established their kingdom in some parts of Mauryan Empire by killing the last Mauryan king, Bhridra Pushyamitra Sangha, the commander-in-chief of the army, founded the Shunga dynasty in 185 BC. और लास्ट एम्पायर मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद नेक्स्ट कौन सी डायनेस्टी आती है? सुंगा डायनेस्टी। ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Mauryan Empire was founded by Chandragupta Maurya. Who is the founder of Mauryan Empire? Chandragupta Maurya. चाणक्य और कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र। किसने लिखी है अर्थशास्त्र? चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी फेमस है। अशोका वॉज द सन ऑफ बिंदुसारा। हु वॉज अशोका? सन ऑफ बिंदुसारा। तक्षशिला वॉज गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। People living in forest areas have to provide elephants to Mauryan officials. जो फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग रहते थे उन्हें मौर्यन ऑफिशियल्स को टैक्सेस के बदले क्या देना पड़ता था? एलिफेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते थे। मेगास्थीन्स वॉज एन एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। मेगास्थीन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर थे। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्परर। मौर्यन एम्परर की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एंड ऑफ एंशियंट इंडिया। अशोका सबसे ग्रेट किंग रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के। अशोका एडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी ऑफ धमा आफ्टर द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर से अशोका इतने दुखी होते हैं, इतने प्रभावित होते हैं कि वो न्यू पॉलिसी, अहिंसा की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको धमा के नाम से जाना गया।
आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।